जल्दी से आप ज्वाइन करिए। हेलो, आपने ज्वाइन कर लिया? हेलो, हेलो, हेलो। अब मेरी हो रही है। हो रही है? ओके, चलिए। सो यहाँ पर देखिए, आपने HCl का समझ में आ गया कि मैं रिपीट करूँ उसको? देखिए आपने हेलो, ये तो समझ में आ गया कि मैं रिपीट करूँ उसको। हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सही आपकी से। आवाज नहीं आ रही सही से। सर आपकी वॉइस इको हो रही है। हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ यार। अभी तो नहीं हो रही ना? नो सर। तो हो रही है। हो रही है सर। ये कौन सा टेक्निकल इशू हो गया? चलिए। सो यहाँ पे देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में क्या होगा? अभी भी इको आ रहा है, बार बार आ रहा है। यस सर। यस सर। सो मैं मीटिंग लीव भी नहीं कर सकता। एक काम करता हूँ, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, ठीक ना? हेलो, यस सर। हेलो। सर अभी ठीक है सर। अभी ठीक है ना मेरी साउंड्स? यस सर। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए, हमने क्या HCl के केस में हमने समझ लिया था यस इक्विवेलेंट वेट निकालना। हम एसिड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम किसके केस में देखेंगे? H2SO4 के केस। H2SO4 का मतलब क्या है कि बताइए यहाँ पर कितने H+ ये डोनेट कर सकता है, तो वो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। यानी कि बताइए, अगर एक H+ डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा? HSO4 माइनस प्लस H+। एक H+ निकाला कि नहीं निकाला? बताइए, डोनेट किया कि नहीं? अब यहाँ से एक और ये डोनेट कर सकता है, बताइए, SO4 2 माइनस प्लस H+। कितने H+ ये रिप्लेस कर सकता है, ये बताइए? 2 कर सकता है कि नहीं? तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? बताइए, बेसिसिटी 2 आएगी कि नहीं आएगी? यस चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, अब मैं इसका इक्विवेलेंट वेट निकालूं, यानी कि EW निकालूं, तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। इसको या तो बेसिसिटी बोलिए या वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। N से रिप्रेजेंट करते हैं, तो N की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? बताइए, N की वैल्यू 2। के केस में N की वैल्यू कितनी थी? 1 थी। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलिए, एक बात बताइए, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98 होता है ना? 98। यस सर। 98/2, ठीक है। तो बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो ये कितना आएगा बताइए, जल्दी बताइए? 40। तो अब क्या बेसिसिटी आप लोग निकाल लोगे एसिड के केस में? चलिए, अब यहाँ पे देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस के केस में क्या करना है? तो बेस के केस में भी सिमिलर ही है कि कितने नंबर ऑफ OH आप रिप्लेस कर सकते हो या फिर रिमूव कर सकते हो, तो वहां के केसेस पे हम देखते हैं, ठीक ना? सो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास जो है NaOH है। क्या है? NaOH। अब NaOH में से आप कितने निकाल सकते हो? Na प्लस प्लस OH माइनस। एक ही OH रिप्लेसेबल है कि नहीं? तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? 1 होगी कि नहीं होगी? बताइए आप लोग। यस सर। जब इसकी एसिडिटी 1 होगी, तो जब आप इसका EW यानी इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, तो क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, यानी कि N। इसका मैं N फैक्टर बोल देता हूं। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? N की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे निकल के? बताइए। N = 1 एसिडिटी, ठीक है। सो मैं ऐसा बोलूंगा भाई कि मॉलिक्यूलर वेट 40 है, और यहाँ पे जो इसका N फैक्टर ना बोल के आप क्या बोलो? एसिडिटी कितनी है इसकी? 1 है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? 40 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। चलिए, तो ऐसे ही एक काम करते हैं कि 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी का इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन आयन निकालना है, किसी आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो आप क्या करोगे? जैसे कि यहाँ पर देखिए, SO4 2 माइनस, ये क्या है? SO4 2 माइनस है कि नहीं? बताइए आप लोग। सॉरी, मैं इसे SO4 2 माइनस, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, तो आप क्या करोगे भाई? बताइए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ आयन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इस पे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है? 2 है कि नहीं? यस सर।
SO4 में, यानी कि जब इक्विवेलेंट वेट आप निकालोगे SO4 का तो क्या हो जाएगा भाई, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, यानी कि मैं EC लिख देता हूं यहाँ पर। तो आप बताइए इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 16, 64 एंड 32 कितना होगा, 96। कितना होगा, चलिए ठीक है 96 होगा, 64 सॉरी 32 तो यहाँ पे 6 9, हाँ गुड। सो 96 बाई, और चार्ज कितना है यहाँ पर, 2 यूनिट चार्ज है कि नहीं है इस, तो आप क्या करोगे बाई 2, तो यहाँ पे जो भी आपका आंसर निकल के आएगा, आई थिंक ये 48 होगा। हाँ सो अभी क्लियर हुआ कि हम आयंस के केस में कैसे निकालेंगे। चलिए आप लोग निकाल के बताइए, आप लोगों को 1 मिनट देता हूँ। CO3 माइनस, सॉरी ये गलत मैंने लिख दिया क्या, H2CO3 होता ना, छोड़िए इसको, छोड़िए रहने ही देते हैं, H2SO4, हाँ NO2, नहीं नहीं इसको भी रहने देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये 2 एग्जांपल से आप लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी आयंस अगर दिया होगा तो कैसे इसको निकालना है, ठीक ना। अगर मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर Cl माइनस है, इसका आप निकालिए, तो कैसे निकालोगे इसका, सिंपल ना भाई, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है 35, 35.5। और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1 है, तो एज इट इज रह जाएगा जितना वैल्यू है, ठीक है 35.5। सो अब एक काम करते हैं कि जो अगला हमारे पास दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अगर मान लो कि हमारे पास कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उस केस में आप क्या कैसे निकालोगे भाई, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर वेट का जो कंपाउंड है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन रेडॉक्स रिएक्शंस, वो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है जब रिएक्शंस कैरी हो रही है, तो समझ में आ रही है बात। तो इसके लिए एक एग्जांपल से मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 का आपको निकालना है इन रेडॉक्स रिएक्शंस विद ऑक्सैलिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4। तो ये क्या है भाई, देखिए यहाँ पर KMnO4 माइनस जो है, यहाँ पर जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और ये कन्वर्ट होकर किस में जा रहा है, +2 में। अब एक बात बताइए, +7 से +2 में जा रहा है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, बताइए आप लोग, या कितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, n इक्वल्स 5। अब KMnO4 का जो, अब इसका अगर मान लीजिए कि आपको निकालना है इक्विवेलेंट वेट EW, तो अब क्या करोगे भाई, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4 अपॉन n फैक्टर, यानी कि जो भी KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट होगा वो, मान लीजिए W वेट है अपॉन 5, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। सो इसको सॉल्व करके बताइए KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, चलिए चलिए KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हाँ इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 158 ग्राम पर मोल, 158 अपॉन 5, ये जो निकल के आएगा यही इसका इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक ना, क्लियर हुआ। यस सर। चलिए आ जाइए यहाँ पर बताइए, बस आप लोगों को कुछ नहीं बताना है, इसका n फैक्टर बताना है, समझ में आ रही है बात। इसकी H2SO4 है, इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी कि नहीं होगी, बताइए आप, यस सर। से बताइए। एक आयन है Na+ जो है, तो Na+ जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आप कैसे डिसाइड करोगे NaCl में, तो यहाँ पर आपको बेसिकली देखना क्या है कि भाई जो कैटायन है ना उसमें चार्ज कितना है, समझ में आ रही है बात। इस पे एक ही चार्ज है, तो इसका n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग।
1। जैसे NaOH है तो यहाँ पर इसका जो एसिडिटी आप देखोगे तो कितना हो जाएगा, कितना OH ये रिप्लेस करेगा, 1, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। Na2CO3 के केस में देखिए, Na2CO3 के केस में देखिए, इसका इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालोगे तो कैसे निकलेगा बताइए आप। यहाँ पर देखिए, इसको आप तोड़ के लिखिए, क्या लिखोगे, Na+2 टाइम्स और यहाँ पर क्या हो गया, CO3 2-। इस केस में आप यही लिखोगे कि भाई देखिए यहाँ पर जो है Na+ जो है ना, यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है बताइए, 2 यूनिट है कि नहीं, कितना चार्ज है, 2 यूनिट। तो आप क्या करोगे भाई, अब Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो आप क्या करोगे कि भाई साहब मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का कितना होता है, 106 होता है कि नहीं, अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50। समझ में आया, जस्ट 1 मिनट में सॉरी, कोई दरवाजा नॉक कर रहा था और मैं अपने घर पे अकेले ही रहता हूँ फिलहाल, तो इसलिए मुझे ही देखना पड़ता है। तो Na2CO3 का अगर मैं इक्विवेलेंट वेट पूछूं तो आप लोग बता दोगे कितना आएगा, यहाँ पर बताइए 53 आएगा कि नहीं आएगा। चलिए अब एक काम करता हूं मैं, आप लोगों को बहुत सारे मेरे पास एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, आप लोग बताइएगा। सिर्फ OH है, H+ आपको चेक करना है। अगर सॉल्ट होगा तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि उसके चार्ज आपको चेक करने पड़ेंगे, कितने चार्ज है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है NH4OH जो है, इसका वैलेंसी फैक्टर बताइए, N की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पर देखिए CaOH ट्वाइस, इसका बताइए। फिर यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका आप बताइए। फिर यहाँ पर AlCl3 का बताइए। फिर यहाँ पर जो है Ag2CO3 का बताइए, और NaOH का हमने देख ही लिया है। तो बताइए यहाँ पर क्या है, ये कितने OH रिप्लेस करेगा बताइए, एक रिप्लेस करेगा कि नहीं करेगा, तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आप ब्रेक करो तो इसका +2 चार्ज आ रहा है, और कितने OH रिप्लेस हो सकते हैं बताइए, 2 हो सकता है कि नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा, N की वैल्यू वैलेंसी फैक्टर 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के केस में क्या होगा, Al3+ + 3 टाइम OH-, यानी कि N की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी एसिडिटी की आप बात करोगे वो कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। Al3 यानी कि इसको आप ब्रेक करो, Al3+ + 3 टाइम Cl-, यहाँ पर भी आप देख रहे हो इसकी N की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। Ag2 में अगर आप करोगे, मान लो ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम Ag ++ CO3 2-। यहाँ पे देखिए कितने टोटल चार्ज आ रहे हैं, 2 सिल्वर है तो 2 सिल्वर की वजह से टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 2। सो यहाँ पर जो N की वैल्यू आने वाली है वो 2 आने वाली है। तो कुछ करना नहीं है, N की वैल्यू अगर आप निकाल ले रहे हो वैलेंसी फैक्टर, तो आपको सिंपली क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड कर देना है, तो आपको क्या निकलेगा बताइए, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। यस सर। तो क्या इक्विवेलेंट निकालना आसान है, डिफिकल्ट नहीं होगा, उम्मीद करता हूँ। यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ बढ़ते, ठीक है। सो हमारे पास जो है, मैंने कुछ नॉर्मेलिटी का कहने का मतलब क्या है, ध्यान से वो आप सुनिएगा। यहाँ पर नॉर्मेलिटी ये बताता है कि भाई साहब, जैसे कि हमने मोलैरिटी देखा था, तो हम किसकी डील कर रहे थे कि भाई 1 लीटर में कितना मोल प्रेजेंट है, हमने यही लिखा ना। मोलैरिटी के केस में हमने क्या देखा था कि भाई साहब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल जो है सॉल्यूट प्रेजेंट है। समझ में आ रही है बात, मोलैरिटी में हमने क्या बोला था भाई, नंबर मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और कितने में था, वॉल्यूम जो था वो मेरा LTR यानी कि लीटर में था,
ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर ये बोला जाता है कि भाई नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि भाई साहब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहां पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आया। मोलरिटी से आप कोरिलेट करिए, यहाँ पर हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे थे और वॉल्यूम जो था मेरा ml में होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर लीटर में होगा तो ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। वैसे ही यहाँ पर नॉर्मेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम जो है मेरा सॉल्यूशन का वो लीटर में होगा। अगर लीटर में नहीं है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि हम करेंगे आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उससे पहले अब ये समझने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इसका क्या कहने का मतलब है वो आप नोट करिए। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब WA मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि अब हम यहाँ क्या बोलेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मैं लिखता हूं, वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉरी इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा वॉल्यूम जो है अगर ml में होगा तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इससे पहले क्या इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट निकालना देखा था कि नहीं देखा था, बताइए आप लोग। उसके लिए कर क्या रहे थे भाई, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन n फैक्टर, वैलेंसी निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे, बताइए आप लोग। तो इसलिए मैंने पहले बता दिया कि यहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट को, ए को हम क्या बोलते हैं, ए को हमेशा सॉल्यूट बोलेंगे और बी को हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर बताइए वेट ऑफ जो सॉल्यूट है उसको मैं क्या लिखूंगा, बताइए आप लोग। वेट ऑफ सॉल्यूट को क्या मैं यहाँ पर WA लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। ऐसा ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को जो हम इससे पहले अभी निकाल रहे थे, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि क्या बोलूंगा MA अपॉन n यहाँ पर क्या है वैलेंसी फैक्टर है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया टोटल मिला के ग्राम इक्विवेलेंट हो गया अपॉन वॉल्यूम इनटू 1000। बताइए वेट क्या है मेरा, WA है यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट, और इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा MA यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन n यानी कि वैलेंसी फैक्टर। अब इसे आप एक काम करिए, इसे सॉल्व करिए। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा WA अपॉन, क्लियर हुआ, क्या होगा बताइए आप लोग, यहाँ पर हो जाएगा MA इंटू V इंटू n फैक्टर इंटू 1000। क्या ये निकल के आएगा, एक बार चेक करिए आप लोग। n इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या होगा बताइए आप लोग, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू V यानी कि वॉल्यूम, और यहाँ पर इंटू n जो है वो मेरा क्या है वैलेंसी फैक्टर है इंटू 1000। इसको मैं यहाँ पे समराइज करके लिखता हूँ और एक चीज और रिलेशन आप लोगों को बताता हूँ क्या निकल के आएगा। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पे देखिए MA यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम जो सॉल्यूशन में है इंटू 1000 इंटू n। n क्या है यहाँ पर बताइए, वैलेंसी फैक्टर है कि नहीं। चलिए क्या मैं इस वाले पूरे टर्म को मोलरिटी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। तो यानी कि अब मैं क्या बोलूंगा भाई, ये तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, लेकिन
अब यहाँ पे जो n जो दिख रहा है n इक्वल्स टू, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे m इंटू n, क्या निकल के आया कि नहीं आया बताइए आप लोग। आप इस रिलेशंस को देखिए, मैं यहाँ पे स्पेस जो है यहाँ पे इरेज करके लिखता हूँ, रिलेशन क्या होगा वो देखिए। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n फैक्टर इनटू मोलैरिटी, होगा कि नहीं होगा ये रिलेशन, क्लियर हुआ। चलिए, सो ये दो फॉर्मूला, एक तो ये नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला, एक तो ये वाला नोट करिए, और ये दूसरा वाला भी आप नोट कर लीजिए। अगर कोई बोलता है कि भाई नॉर्मेलिटी इतनी है, एन फैक्टर इतना है, तो मोलैरिटी फाइंड आउट करो, आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। यस सर। चलिए, तो ये पहला वाला फॉर्मूला और ये दूसरा वाला फॉर्मूला आप लोग नोट करिए, फिर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। डन सर। सर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं कि ये फॉर्मूले को हम आगे कैरी करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। सो अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि भाई साहब ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में, कि ये लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग 0.2 ग्राम NaOH टू मेक अ 250 मोलर ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो अगर मान लीजिए कि आपके पास 0.2 ग्राम NaOH है और 250 ml सॉल्यूशन में आपको बनाना है, तो उसकी नॉर्मेलिटी क्या होगी वो बताइए। तो नॉर्मेलिटी का हमने अभी फॉर्मूला देखा था, n इक्वल्स टू क्या था यहाँ पर, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास था ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू n था वैलेंसी फैक्टर इनटू 1000। यही फॉर्मूला था कि नहीं था, बताइए आप लोग। यस सर। चेक करिए, चेक करिए। अब बताइए यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या क्या गिवन है। WA की अगर बात करोगे, वेट तो कितना है, 0.2 ग्राम। अगर मैं MA की बात करूं तो MA कितना गिवन है बताइए यहाँ पर। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा सॉल्यूट का, NaOH का, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 ml। बताइए, यहाँ से n की वैल्यू NaOH है, तो इसके जो n फैक्टर, जो वैलेंसी फैक्टर होगा NaOH का कितना होगा बताइए यहाँ पर, 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, तो आपको जो नॉर्मेलिटी निकल के आएगी वो पता चलेगा कि इतना आ रहा है। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए आप लोग। यहाँ पर 0.2 अपॉन MA कितना हो जाएगा, 40 इंटू 250 इंटू 1000, ये सॉरी 4, सो यहाँ से ये कट गया 10, कितना आ रहा है, 0.02। 0. गुड, बहुत सही। सो नॉर्मेलिटी आपके आगे 0.2 नॉर्मल, सॉरी 0.02 नॉर्मल। क्लियर हुआ, सबका लग गया। चलिए फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोग देखिए, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 0.32 ग्राम ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सोडियम कार्बोनेट इनटू 50 ml वाटर। ठीक है, इसके लिए आप छोड़ दीजिए इसके बाद का। यहाँ पे ये बोला हुआ है कि जो सॉल्ट हमने ऐड किया है वो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो गया बाय स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, यानी डिसॉल्व हो गया एक तरह से। पहले तो आप बताइए कि Na2CO3 जो है, इसका अगर आप n फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर निकालोगे तो कितना आएगा बताइए आप लोग, कितना आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 2। जैसे मान लीजिए कोई सॉल्ट है, तो सॉल्ट का कैसे निकालोगे, Na2CO3, इसको ब्रेक करो तो 2Na प्लस
2 Na+ हुआ, यानी कि टोटल चार्ज इस पे कितना है, कैटायन पर 2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर हुआ? सो अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू 2 पता है, तो यहाँ पे जो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा बताइए, WA यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर इनटू 1000, यही फॉर्मूला है। वैल्यू आपको पता ही है, n की वैल्यू पता है, WA जो है वो कितना है, 0.321 ग्राम है, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 250 ml गिवन है, n की वैल्यू मैंने बता ही दिया है, और जो मास होगा Ma, मास ऑफ सॉल्यूट यानी Na2CO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 106 ग्राम पर मोल। ये सारी वैल्यू पुट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए आप लोग। कितना आया, किसी का आया अभी तक? हेलो, किसी का आया? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, किसी का आया क्या? इसे सॉल्व करिए, देखिए तो ये हमारा 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या होने वाला है, जब आप इसे, ये क्या हो जाएगा मेरा, 4 × 2 8 हो जाएगा, 8.306 एंड 106। तो आप इसको सॉल्व करिए, एक बार कैलकुलेट करिए मोबाइल में, तो जो आपका आंसर आएगा, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया है, 0.024 नॉर्मल, कितना आएगा, 0.024 नॉर्मल इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक ना। 0.022 आ रहे हैं। 22 आ रहा है, ठीक है, नियरली सेम ही है ये। चलो एक काम करते हैं, हमने आपको एक रिलेशन बताया था इससे पहले, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखिए, वो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस, यानी कि इन्होंने पहला जो ए सॉल्यूशन दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 0.1381 मोलर NaOH, दूसरा जो सॉल्यूशन, जो बी सॉल्यूशन दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है, 0.051 मोलर H3PO4, ठीक है, H3PO4 यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप एक काम करिए, यहाँ पर NaOH की जो बेसिसिटी आप निकालोगे, n की वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, यस सर। और इसके केस में n की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। तो अब एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 3 क्यों आएगी वो देखिए, यहाँ पर जो है, आप यहाँ पे देखिए POH, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या है OH, कितने H+ रिप्लेसेबल है, 3 रिप्लेसेबल है कि नहीं, तो n की वैल्यू क्या हो यस जाएगी सर। मेरी, 3। ठीक है, अब बताइए, मैंने एक रिलेशन इससे पहले पढ़ाया था, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू n इंटू m, यही बताया था कि नहीं बताया था। सो पहले वाले ए वाले के केस में तो आप सॉल्व करोगे तो नॉर्मेलिटी जो है वो कितनी आएगी, n की वैल्यू 1 इंटू 0.1381, तो वो तो सेम ही रहने वाली है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, 1381 नॉर्मल सोल्यूशन होगा। लेकिन बी के केस में क्या मिलेगा, आप लोग बताइए यहाँ पर, 0.156। ठीक है। सो यहाँ पे जब आप इसकी नॉर्मेलिटी निकालोगे तो 3 टाइम्स हो जाएगी, 0.0521, जो आप सॉल्व करोगे वही आए। क्लियर हुआ? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, अब एक काम करते हैं, हमने इतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, फॉर्मेलिटी में आप देखेंगे तो फॉर्मेलिटी का कहने का मतलब क्या है वो देखिए, यहाँ पर सिंपल है। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को, नॉर्मेलिटी में ही अगर मैं बोलूं भाई कि 1 नॉर्मल का मतलब क्या हुआ,
इसका मतलब क्या हुआ कि 1 नॉर्मल, ठीक है। लेकिन अगर बोलो 1n/10 तो इसका क्या मतलब होगा बताइए, 0.1 नॉर्मल होगा कि नहीं होगा? समझ में आया? इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई 1/10 इंटू n नॉर्मल है, ये दोनों एक ही जैसा है। समझ में आया आप लोगों को? तो इसको क्या बोलेंगे भाई, डेसी नॉर्मल, ठीक है। अगर मैं यही बोलूं कि भाई साहब यहाँ पर क्या हो गया, n/100 कर दूं, या और यहाँ पर कर दूं 1/100n, इसका मतलब क्या होगा 0.01। तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटी नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? सेंटी नॉर्मल। इसको नोट कर लीजिए। अगर मैं n/1000 कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 0.0, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.1 नॉर्मल का मतलब मिली नॉर्मल, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, मिली नॉर्मल बोलेगा, यानी कि इसका मतलब है कि 0.001 नॉर्मल जो है मेरा सॉल्यूशन है, मिली नॉर्मल, ठीक है। डेसी नॉर्मल, सेंटी नॉर्मल, मिली नॉर्मल। डेसी का मतलब कि 10 से डिवाइड कर रहे हो आप, सेंटी का मतलब 100 से, और मिली का मतलब 1000 से आप डिवाइड कर रहे हो, 1000 पार्ट की बात कर रहे हो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है फॉर्मेलिटी का। फॉर्मेलिटी का कहने का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे? हेलो, आप लोगों में से किसी ने फॉर्मेलिटी पढ़ा है? चलो काम में ही कुछ लोग फॉर्मेलिटी करते हैं, धीरे धीरे काम वाम करके इधर उधर करके फॉर्मेलिटी दिखा के निकल लेते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला फॉर्मेलिटी नहीं है, यहाँ पे कुछ और फॉर्मेलिटी है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अच्छा एक सवाल आप लोग बताओ कि यहाँ पर NaCl जो है ये एक मॉलिक्यूल्स है कि ये एक आयनिक कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है तो इसको क्या मॉलिक्यूल्स आप बोलोगे क्या? हेलो, क्या आप लोग इसको मॉलिक्यूल्स बोलोगे? नहीं, इसको आप क्या बोलोगे भाई, ये NaCl है और ये हमारे क्यूबिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है। तो जब ऐसे कंपाउंड्स होते हैं तो इसके लिए फॉर्मेलिटी का हम यूज करते हैं। जब हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे तो क्या करेंगे, हम फॉर्मेलिटी डिस्क्राइब करेंगे। इसका कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ एन आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर्मूला मास का मतलब क्या है कि भाई साहब इसका फॉर्मूला मास कितना होगा बताइए आपको, Na+Cl, ठीक है। तो Na का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा प्लस Cl का जो मॉलिक्यूलर वेट होगा, इन दोनों का जब आप सम करोगे तो वो आपको क्या निकल के आएगा, Fm, यानी कि फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास कितना होगा NaCl का बताइए आप लोग, बताइए कितना होगा? 58 होता है इसका, चेक करिए कितना होता है। Yes, 58. सोडियम का मेरा 23 होता है, क्लोरीन का 35.5। ये सब याद रखिए आप लोग। तो कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल, यही होगा कि नहीं होगा? हेलो, सुन रहे हो आप यस लोग? सर। यस तो सर। NaCl का फॉर्मूला मास मतलब क्या हुआ कि भाई साहब NaCl जो है इसका Na का एटॉमिक वेट ऐड कर दीजिए और क्लोरीन का एटॉमिक वेट करिए तो उसका फॉर्मूला मास आ जाए, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोलते क्योंकि हमारे क्रिस्टल में ये NaCl के रेशियो में प्रेजेंट होता है, ये मॉलिक्यूल्स नहीं होते, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला मास होगा क्या हो जाएगा 58.5। हम इन सब आयनिक कंपाउंड्स के कंसंट्रेशन को जब हम मेजर करते हैं तो हम जनरली फॉर्मेलिटी में करते हैं। तो फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, वो देखिए। फॉर्मेलिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैपिटल F से करेंगे, और इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ फॉर्मूला मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ ग्राम्स, ऐसे नहीं, इसको अगर थोड़ा अच्छे से और लिखें तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला मास, नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला मास
of the solute upon volume in liter, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जो है मेरा किस में होगा, लीटर में होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि वो लीटर में नहीं है, किस में है, ml में, तो हम 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर सिंपल कहने का मतलब क्या है भाई, ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट की जब हम बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या बता रहे थे आप लोग बताइए। फॉर्मूला मास का मतलब क्या, कि हम मॉलिक्यूलर वेट ही तो उसका निकाल रहे थे कि नहीं निकाल रहे थे, Yes, sir. ठीक है। सो यहाँ पे आप एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमने क्या लिखा था, मास ऑफ सॉल्यूट, फॉर्मूला मास अपॉन सॉल्यूट, ठीक है। हाँ, सो अगर आप इसे करोगे ना तो क्या लिखोगे इसको, कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम हमारा V होगा इंटू 1000, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा भाई साहब, कि ये मेरा W हो जाएगा सॉल्यूट का वेट, अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये MF रिप्रेजेंट कर देता हूँ, फॉर्मूला मास अगर आयनिक कंपाउंड का आप निकालोगे तो, इंटू V इंटू 1000। तो ये मेरा जो हो जाएगा फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज होती है, क्या हुआ, जनरली तो मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास एक ही चीज होती है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज कट रही है, हेलो। नॉर्मली जो है तो फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास एक ही चीज है ना, बस नाम अलग वहां अलग पर दिया ये है। बोला हुआ है ना, हम क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ग्राम्स, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ग्राम्स फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात। तो नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब ये है, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन फॉर्मूला मास, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल्स का मास निकल के आ जाएगा वहां, कुछ समझ रहे हो आप क्या कहना चाहता हूँ। या एक काम करते हैं, अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, तो वहां से क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। यस सर। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि भाई हमारे पास जो है 5.85 ग्राम ऑफ NaCl आर डिसॉल्व इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, कैलकुलेट द फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। यानी कि यहाँ पे जो है वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया हुआ है, बताइए, 5.85 ग्राम, वॉल्यूम आपको क्या है 500 ml गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब ml हो जाएगा वो, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने, अब इसका बताइए MF यानी कि फॉर्मूला मास कितना होगा NaCl का, 58.5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और अब इन्होंने बोला है कि भाई साहब आप फॉर्मेलिटी बताइए, तो यहाँ से जो मेरा फॉर्मूला था वो क्या था, WA अपॉन MF इंटू V इंटू 1000, इसमें वैल्यू पुट कर दो, आप सॉल्व करोगे तो आपकी फॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो वैल्यू आप इसमें पुट करिए और देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 5.85 अपॉन 58.5 इंटू 500 इंटू 1000, 0.000। तो कितना आएगा ये सॉल्व करने पर, 0.2 फॉर्मूला आ रहा है क्या समथिंग, कितना आएगा चेक करिए एक बार, ये हो जाएगा 1/10, सो 5 यानी कि 0.2, ठीक है। इसकी फॉर्मेलिटी कितनी आएगी, 0.2 फॉर्मल, समझ में आया, कैलकुलेट करिए एक बार आप। निकल के आ गया फॉर्मेलिटी, Yes, sir.
चलिए अब एक काम करते हैं। अब हमारा जो है ना मेन, जो अब तक थोड़ा बहुत जो कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना था वो हम कर रहे थे। अब हम मेन सॉल्यूशन चैप्टर पे आ गए। ये थोड़ा बहुत हमें इन सब चीजों की हेल्प जरूरत पड़ेगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कि मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी या मोलैलिटी, इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब हम रियल जो चैप्टर हमारा है सॉल्यूशंस, वो शुरू होने वाला है। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत फोकसफुली पढ़ना है और एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ के बाद से। इससे पहले मैं भी थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करवा रहा था, बस रिवीजन करवा रहा था। सो चलिए, हम तीन कंपोनेंट्स पढ़ने वाले थे। पहला क्या था, ध्यान से सुनिएगा, कि लिक्विड से गैस में, ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉलिड, ये तीनों पढ़ने वाले थे कि नहीं पढ़ने वाले थे? याद करो, आप लोग बताया था। यस सर। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं लिक्विड इन गैस या फिर गैस इन लिक्विड। हाँ सॉरी, गैस इन लिक्विड के केस में यहाँ पर आप देखोगे सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर आपके पास एक गिलास क्या था, वाटर था, ठीक है। क्या था बताइए आप लोग? एक गिलास वाटर था और आपने यहाँ से कोई ऐसा सिस्टम जनरेट किया जो कि गैस यहाँ पे सर प्रोवाइड करवा रहा है, कोई गैस है यहाँ पर, ठीक है। अब ये गैस जो है यहाँ से जैसे ही वाटर के टच में आएगा, क्या होगा, वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो कितना परसेंट चांसेस है कि ये इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होगा, सॉरी एब्जॉर्ब होगा। अगर एब्जॉर्ब होगा तो कैसे होगा, क्यों होगा, और कौन कौन सी गैसेस इस सॉल्यूशन में, जो सॉल्वेंट हमारा है उसमें एब्जॉर्ब होगा, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए कि वो एब्जॉर्ब होना चाहिए, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो, और क्या क्या कंडीशंस है जो एब्जॉर्ब ना हो। तो उन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हेनरीज लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर था और उसमें हमने सॉल्वेंट फिल किया हुआ है। सॉल्वेंट में आप क्या ले सकते हो, H2O वाटर, या फिर CCl4, या फिर कोई भी आप सॉल्वेंट ले सकते हो। जनरली हम वाटर मान के चलेंगे कि भाई हमारे पास एक वाटर है। हमने क्या किया कि एक गैस थी और हमने कुछ सिस्टम ऐसे क्लोज कंटेनर बनाया और इसमें प्रेशर अप्लाई किया। क्या किया बोलो बच्चों? प्रेशर अप्लाई किया। तो जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाई किया तो कुछ गैस जो है ना वाटर या सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गई या सॉल्युबल हो गई। यानी कि अगर मान लो कि ये क्लोज सिस्टम है और आपने प्रेशर बढ़ाया, तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो लेकिन फिर भी आपका प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, बताइए प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या, क्या वो निकाल सकते हो आप कि जो गैस है वो वाटर में सॉल्युबल हो रही है, सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो रहा है, तभी तो प्रेशर कम हो रहा है ना। समझ में आया आप लोगों को? हेलो, जस्ट देखिए, कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर मेरा ये एक गिलास वाटर है और आपने कुछ गैस, आपके सराउंडिंग में गैस है, और आपने क्या किया भाई कि ये जो लिक्विड था इसको ऐसे छोड़ा और आपने कुछ गैस पे प्रेशर अप्लाई किया, तो ये जो गैस है ना वो क्या हो जाएगी, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, वाटर में सॉल्युबल हो जाएगी, आप बोलिए वाटर में एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वो एब्जॉर्ब कैसे होगा, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, वो हम स्टडी करने वाले। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे देखिए, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस लिक्विड्स डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो पहला फैक्टर है वो नेचर ऑफ द गैस है, ठीक है। जो सेकेंड फैक्टर है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट है। थर्ड जो फैक्टर है वो टेम्परेचर है। एंड फोर्थ जो फैक्टर है वो प्रेशर है। और ये जो प्रेशर वाला फैक्टर है ये हमारा क्या बोलता है भाई, ये जो है हेनरी साहब ने एक्सप्लेन किया था, तो इसको हम हेनरी लॉज के नाम से पढ़ते हैं, ठीक ना। तो पहला जो फैक्टर है नेचर ऑफ द गैस। नेचर ऑफ द गैस का कहने का मतलब आप समझिए कि चलिए मैंने माना भाई साहब कि मेरे पास एक गिलास वाटर था और वाटर में हमने क्या किया, HCl गैस जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, वो गैस के फॉर्म में होता है। हमने इसको क्या किया कि वाटर में हाई प्रेशर से डिसॉल्व करना शुरू किया। तो कितने परसेंट चांसेस है कि HCl डिसॉल्व हो जाएगा? तो जो आप लोगों ने कभी लैब में देखा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, कितने लोगों ने देखा है? यस सर। क्या वो गैस होता है कि लिक्विड होता है, आप लोग बताओगे? लिक्विड।
लिक्विड। लेकिन यहाँ पे होता क्या है ना कि जो HCl है ना वो हाईली सॉल्युबल इन वाटर। क्या होता है बताइए, कैसा होता है? हाईली सॉल्युबल इन H2O वाटर। जो HCl होता है वो तो गैस के फॉर्म में होता है, समझ में आ रही है बात? लेकिन अब हमें अगर मान लो कि कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें लिक्विड के फॉर्म में चाहिए, तो हम क्या करते हैं कि उसको जो है ना लो टेम्परेचर पर हाई प्रेशर जब अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। वाटर में सॉल्युबल इन द सेंस ऐसे हो जाता है कि देख यहाँ पे आप देखोगे कि भाई साहब ये जो है ना H2O है, ठीक है, और ये H+ है, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, H3O+ एंड Cl-। क्या इसमें डिसोसिएट हो जाएगा आयनिक फॉर्म में? समझ में आ रही है बात? एक तो ये आप बोल सकते हो कि आयनिक फॉर्म में डिसोसिएट हो जाता है इसलिए ये हाईली सॉल्युबल हो जाता है। दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो, सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करोगे कि भाई यहाँ पर जो है H है और यहाँ पर जो H है और यहाँ पर Cl और यहाँ पे H+, क्या यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर आप देखिए पार्शियल पॉजिटिव, क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? FOA, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पर पार्शियल निगेटिव है और यहाँ पर Cl और ये H यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, क्या इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए? ये देखिए ऑक्सीजन और ये H जो है HCl का H+ जो है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिसकी वजह से HCl गैस क्या हो जाता है, हाईली डिसॉल्व हो जाती है। तो जो आप लोग जो लैब में यूज करते हो ना, एक्चुअली वो हम लोग HCl डिसॉल्व करते हैं लिक्विड में और फिर आपको देते हैं। तो वो कितना डिसॉल्व होता है, वो 36% ही डिसॉल्व होता है, इससे ज्यादा हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो, सुन रहे हो आप लोग? यस सर। यस सर। सो अब एक बात बताइए, यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो गैसेस जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए HCl है, तो वो पोलर है कि नहीं? HCl बताइए, ये पोलर है कि नहीं? माइनस यहाँ पे प्लस। तो जो पोलर गैसेस होंगी ना वो आसानी से वाटर में पोलर सॉलिड में डिसॉल्व हो जाएंगी। इवन जैसे कि आपने देखा होगा NH3 भी डिसॉल्व हो जाता है, CO2 भी आपका क्या होता है, गैसेस जो होती है डिसॉल्व हो जाती है। तो पहले तो ये आप नोट कर लीजिए कि जो पोलर गैस होगा वो डिसॉल्व हो जाएगा, एक तो ये नेचर हो गया, ठीक है। दूसरा ये बोलिए कि जो गैसेस इजिली लिक्विफेबल होती है, समझ में आ रही है बात? मान लीजिए कि कोई गैस है, एक्स गैस है, और वो क्या हो जाए, इजिली लिक्विफेबल, यानी कि आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। थोड़ा सा प्रेशर लगाओ, थोड़ा सा आप क्या करो, प्रेशर बढ़ाओ और आसानी से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताइए आप लोग? सो यहाँ पर जो सेकेंड नेचर क्या होगा, वो इजिली लिक्विफेबल गैस, जो आसानी से लिक्विड में गैस कन्वर्ट हो जाए। दूसरा यहाँ पर आप देखिए कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर क्या है। जैसे सॉल्वेंट का नेचर, मान लो कि हमने एक ग्लास लिया और यहाँ पे जो है सॉल्वेंट जो है वो मेरा पोलर है, पोलर सॉल्वेंट है, और जो आप गैस पास कर रहे हो यहाँ पर वो क्या मेरा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सॉरी नॉन पोलर गैस है। तो क्या इसमें डिसॉल्व होगी क्या, कोई अट्रैक्शन काम करेगा जैसे HCl और वाटर के केस में काम कर रहा था? यहाँ पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा, पोलर सॉल्वेंट है और नॉन पोलर गैस है, तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, दो चीजें तो हमने देख लिया, नेचर ऑफ द गैस, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, ठीक है। सो टेम्परेचर के लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई भी चीज, अगर मान लीजिए कि आपने एक कोल्ड ड्रिंक लिया, एक ग्लास में आपने कोल्ड ड्रिंक डंप किया, थोड़ा सा हाफ गिलास आपने फिल कर दिया, जब तक वो ठंडा है तब तक इसमें से CO2 गैस जो है ना नहीं रिमूव होगा। CO2 गैस क्या होगी, यहाँ से रिमूव नहीं करेगा, CO2 गैस जो है एस्केप नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या करोगे, थोड़ा सा हीट कर दो या थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो जितने भी CO2 गैस इसमें एब्जॉर्ब होगा,
सॉरी एब्जॉर्ब होगा, वो CO2 गैस की काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये जो आप लिक्विड देख रहे हो, वाटर जो लिक्विड है, इससे एस्केप कर जाएंगे सारे CO2, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से रिमूव हो जाएगा, और सिर्फ मेरा यहाँ पर क्या बचेगा, H2O यानी कि वाटर सॉल्वेंट बचेगा। समझ में आ गया? यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस था उसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा, डिसॉर्प्शन ऑफ गैस होगा। ठीक है। फोर्थ जो टर्म आता है वो है यहाँ पर प्रेशर, इसको हम डील करेंगे हेनरी लॉज के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप देखेंगे हेनरी साहब क्या बोलते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पर हमने लिक्विड लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कोई गैस है, ये गैस कैसे इसके अंदर डिसॉल्व होगी या सॉल्युबल होगी, ये डिपेंड करता है कि हमने इस गैस का प्रेशर कितना है या हमने प्रेशर कितना अप्लाई किया है। ठीक है, प्रेशर आपने कितना अप्लाई किया है। अगर आप प्रेशर ज्यादा अप्लाई करोगे तो जो ये जो गैस है इसके अंदर जो सॉल्युबल हो रही है, वो गैस जो डिसॉल्व हो रही है वो उतना ही प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे जैसे कि आप ये देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the mass of gas dissolved by given volume of the liquid at constant temperature is proportional to the pressure of the gas। यानी कि ये जो गैस कितना मास डिसॉल्व होगा लिक्विड में, वो डिपेंड करता है कि भाई साहब आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है। अगर आपका प्रेशर ज्यादा होगा अप्लाई करोगे तो अगर मान लेता हूं कि m मास पर यूनिट ml डिसॉल्व हो रहा है तो मास भी उतना ही ज्यादा डिसॉल्व होगा गैस का। अगर आपने प्रेशर कम अप्लाई किया है तो जो मास जो डिसॉल्व हो रहा है वो कम होगा। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर हुआ यहाँ पर? ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ आपको क्या बोल सकता हूँ कि भाई साहब मैं मान लेता हूँ कि m मास जो है पर यूनिट ml डिसॉल्व हो रहा है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, प्रेशर के प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही है बात? यही आपका क्या है, हेनरी लॉ है। और एक और कंडीशन है, नोट कर लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर आप क्या करिए भाई साहब, ये पूरा जो सिस्टम है इसको क्लोज करिए और यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट कर दीजिए, और जो गैस आपने गैस जो एब्जॉर्ब करवाना है उसको प्रेशर को बढ़ाते जाइए। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो जो एक यूनिट में एब्जॉर्ब होने वाला जो गैस है वो बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो हेनरी साहब ने बोला कि भाई साहब जो मास जो है पर यूनिट ml जो गैस का एब्जॉर्ब हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर हो। ठीक है, जब आप यहाँ से आप देखोगे m को, जब आप प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो k इंटू पी आएगा, और यहाँ पे जो k होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, हेनरी कांस्टेंट। क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट। हेनरी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलिए या हेनरी कांस्टेंट बोलिए, और ये इसके जो है ये आपका हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला है। आप चाहो तो m/p इक्वल्स टू k भी लिख सकते हो। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को? आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की? यस सर। हेनरी लॉ समझ में आया? यस सर। नेटवर्क इशू है आप लोगों की तरफ से। चलिए, सो यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। बताइए, ये एग्जांपल आप देखिए, 17th एग्जांपल है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक at the bottle. The partial pressure of CO2 is 4 atmosphere and over the liquid at 25 degrees Celsius. Henry law constant for CO2 in water at 25 degrees Celsius is 3.1 into 10 to power minus 2 mole liter per atm. ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कैसे करोगे बताइए? सिंपल फॉर्मूला है, इन्होंने बोला है भाई साहब कि मेरे पास जो है इसका जो पार्शियल प्रेशर जो इन लोगों ने अप्लाई किया था वो कितना होगा, 3.1 सॉरी 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और इतना जो कंसंट्रेशन वो डिसॉल्व हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे लगाओगे इसको बताइए? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि भाई कितना मास जो है डिसॉल्व हो गया है, तो इन्होंने दे रखा है भाई साहब कि K इंटू पी, यही होगा ना, मास डिसॉल्व कितना होगा,
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इनटू प्रेशर, यही होगा कि नहीं होगा बताइए आप लोग। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि भाई साहब m इक्वल्स टू k इंटू पी, जितना प्रेशर होगा उतना मास डिसॉल्व होगा। यहाँ पे क्या है, हेनरी कांस्टेंट, p प्रेशर है। तो अगर कोई भी कितना भी कंसंट्रेशन डिसॉल्व हो रहा है, मास निकालने के लिए आपको चाहिए क्या, पहला तो हेनरी कांस्टेंट, दूसरा प्रेशर चाहिए, पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m इक्वल्स टू k, कितना दिया हुआ है यहाँ पर बताइए आप लोग। ये देखिए जो हेनरी कांस्टेंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3.1 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू प्रेशर कितना दिया हुआ है, 4 एटमॉस्फेयर। आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आता है वो बताइए आप। कितना आया इसका आंसर, सॉल्व करिए। 12.4 कितना आएगा, 1.2 समथिंग, 0.12 मोल पर लीटर। ठीक है, एक और एग्जांपल है, आप लोग देखिए ये यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ध्यान से ये सुनिएगा, मैं समझाता हूँ इसको। 18th क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। एक कोई सॉल्यूशन है, तो पार्शियल प्रेशर जो इथेन का है वो, यानी कि मान लीजिए कि P1 जो है, पार्शियल प्रेशर ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम सॉल्यूशन है मेरा, यानी कि जो मेरा M1 है वो कितना हो जाएगा, 656 इंटू 10 टू पावर -2 ग्राम। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। और प्रेशर कितना बार बता रहा है, 1 बार प्रेशर बता रहा है। ठीक है, इफ द कंटेनिंग सॉल्यूशंस, if the solution contains 5 into 10 to power -2 ग्राम ऑफ इथेन, अगर वही सॉल्यूशन जो है कितना कंटेन कर रहा है, 5 into 10 to power -2 ग्राम इथेन अगर कंज्यूम कर रहा है, तो M2 क्या निकल के आएगा बताइए आप लोग। यहाँ 5 into 10 to power -2 ग्राम, इन्होंने बोला है देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, यानी कि मान लेते कि P2 हमें पता ही नहीं, यही निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो हेनरीज लॉस के अकॉर्डिंग क्या बोलोगे, M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे K P1 हो जाएगा, M2 K P2। इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू P1 अपॉन P2। ठीक है, अब M1 M2 पता है, आपको सिर्फ P2 निकालना है, तो आप सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपको P2 इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, M1 सॉरी P1 M2 अपॉन M1, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। सो यहाँ पर आप P1 देखोगे तो 1 बार इंटू यहाँ पर M2 जो है 5 इंटू 10 टू पावर -2 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 656 इंटू 10 टू पावर -2। यहाँ से 10 टू पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो P2 निकल के आएगा वो कितना होगा, 0.762 बार। ठीक है, एक बार आप इसे सॉल्व करिए। आया किसी का, हेलो, किसी का आया आप लोगों में से, सब बायो किया। क्या हुआ, हेलो,